शब्दों का समर्पण लेकर माँ सरस्वती को नमन करती हूँ, साथ ही आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। राम राम सा, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो सिद्धांत पढ़ रहे हो आप, अच्छी चल रही होगी पढ़ाई, याद करते जा रहे होंगे, समझते जा रहे होंगे। बिल्कुल बेटा, कमेंट्स आज भी ऑन नहीं होंगे। आज भी आपको पूरा फोकस, आज हम कोई चर्चा नहीं करेंगे, आज भी पूरा फोकस आपको पढ़ने पर ही करना है। क्लियर? चलिए कॉपी पेन निकाल लीजिए और पढ़ने से पहले करते हैं माँ सरस्वती का ध्यान। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यस बेटा, कितने सिद्धांत पढ़ चुके हैं हम? 11 सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, 11 सिद्धांत। हर एक सिद्धांत अलग है, कहीं कोई मिक्सअप और कहीं कोई कंफ्यूजन वाली सिचुएशन में मैंने नहीं पढ़ा है आपको। एक एक सिद्धांत को जब आप बार बार सुनोगे ना, हर सिद्धांत बेटा बिल्कुल अपने आप में अलग बात बोलता है। ठीक है, तो नंबर 12 आ जाइए। कार्ल रोजर्स का अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। एक्सपीरियंस्ड लर्निंग थ्योरी। ठीक है, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत सिंपल सा सिद्धांत है, नाम से पता लग रहा होगा, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। ठीक है, तो सबसे पहले तो लिखो इस सिद्धांत का प्रतिपादन बेटा, पूरा नाम लिखो। इस सिद्धांत का प्रतिपादन कार्ल रैनसम रोजर्स के द्वारा किया गया। कार्ल रैनसम रोजर्स के द्वारा किया गया। कार्ल रैनसम रोजर्स के द्वारा किया गया, जो कि एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे तथा ठीक है, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे तथा मानवतावादी विचारधारा में विश्वास करते थे। ठीक है, कौन सी विचारधारा? मानवतावादी विचारधारा में विश्वास करते थे। लिख लो जल्दी से। ठीक है, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत की हम बात कर रहे हैं, एक्सपीरियंस लर्निंग थ्योरी की हम बात कर रहे हैं। इसका प्रतिपादन कार्ल रैनसम रोजर्स के द्वारा किया गया, जो कि एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे और मानवतावादी विचारधारा में विश्वास करने वाले। कौन सी विचारधारा में? मानवतावादी विचारधारा में विश्वास करते थे। क्लियर है? तो अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत, यही सिद्धांत हम पढ़ने जा रहे हैं। इस सिद्धांत में क्या है उसको जानने से पहले आप एक लाइन और लिख लीजिए। एक लाइन लिखिए, कार्ल रोजर्स ने, लिखिए कार्ल रोजर्स ने अधिगम को,
कार्ल रोजर्स ने अधिगम के दो प्रकार बताए। अधिगम के दो प्रकार बताए। नंबर 1, पहला लिखो संज्ञानात्मक अधिगम। संज्ञानात्मक अधिगम, ठीक है। और इसमें एक लाइन लिख लो, इसका आधार मात्र ज्ञान की प्राप्ति होता है, ठीक है। अधिगम के दो प्रकार बताएं। पहला संज्ञानात्मक अधिगम, इसका आधार मात्र ज्ञान की प्राप्ति होता है। लिख लो, इसका आधार मात्र ज्ञान की प्राप्ति होता है, ठीक है। और दूसरा बताया है आनुभाविक अधिगम। आनुभाविक अधिगम, ठीक। और इसमें लिखो नंबर 2 लिख लो आनुभाविक अधिगम। इसके अंतर्गत लिखिए, इसका आधार मात्र ज्ञान की प्राप्ति ही नहीं, बल्कि व्यक्ति विशेष की संपूर्ण प्रगति करना होता है। व्यक्ति विशेष की संपूर्ण प्रगति करना होता है। पहले इतनी बात क्लियर है? पहले इतनी बात को एक बार वापस से देख लो, ठीक है। अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत किसने दिया? कार्ल रोजर्स ने दिया। कार्ल रोजर्स का पूरा नाम क्या है? कार्ल रैनसम रोजर्स। ये कौन थे? अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे और मानवतावादी विचारक थे, ठीक है। इतनी बात क्लियर? पूछ लिया जाए आपसे अलग से कि कार्ल रोजर्स ने अधिगम के कितने प्रकार बताए? ध्यान देना बेटा, 2 प्रकार बताए हैं। नंबर 1 संज्ञानात्मक अधिगम और आनुभाविक अधिगम। ये 2 प्रकार किसने बताया? कार्ल रोजर्स ने बताया। अंदर से डीपली भी प्रश्न पूछा जा सकता है। संज्ञानात्मक अधिगम और आनुभाविक अधिगम, ये 2 प्रकार किसने बताया? कार्ल रोजर्स ने। संज्ञानात्मक अधिगम, इसका आधार तो मात्र ज्ञान की प्राप्ति है, ज्ञानात्मक। आनुभाविक अधिगम, इसका आधार मात्र ज्ञान की प्राप्ति ही नहीं है, बल्कि व्यक्ति विशेष का संपूर्ण या व्यक्ति विशेष की संपूर्ण प्रगति करना है, ठीक है। संपूर्ण प्रगति करना, ठीक। आनुभाविक अधिगम, हम यही पढ़ रहे हैं, अनुभवजन्य आनुभाविक अधिगम सिद्धांत। तो सिंपल सुने, ये जो सिद्धांत है वो अनुभव द्वारा सीखने पर बल देता है। अनुभव के द्वारा सीखने पर बल देता है। इस सिद्धांत का ये मानना है कि बालकों को पुस्तकों के बोझ से नहीं लादना चाहिए। उन्हें पुस्तकों के बोझ से मत ला दो, बल्कि बालक को स्वयं अनुभव करके सीखने दो। अरे स्वयं अनुभव करके बच्चा कैसे सीखेगा? हम विद्यालय में प्रतियोगिताओं का आयोजन करें, सेमिनार का आयोजन करें, परिचर्चाओं का आयोजन करें, बच्चे को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाएं, तो बालक स्वयं अनुभव करके सीखेगा। और स्वयं अनुभव करके सीखना स्थायी सीखना होता है। अगर बच्चा स्वयं अनुभव करके सीखे तो ऐसा सीखना स्थायी सीखना होता है। ये कहना है इस सिद्धांत का कि बच्चों को पुस्तकों के बोझ से मत ला दो, उन्हें फ्री छोड़ दो, सीखने दो खुद ही। वरना बिल्कुल आपने देखा होगा कि पुस्तकों के बोझ से। ये सिद्धांत कहता है कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इन प्रश्नों को भी मत थोपो बालक के ऊपर। उसे स्वतंत्र रूप से सीखने दो, अनुभव करके सीखने दो। ये मानना है कौन से सिद्धांत का? अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। इतना सा ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। तो लिखो, यह सिद्धांत, लिखिए, यह सिद्धांत अनुभव द्वारा सीखने पर बल देता है। अनुभव द्वारा सीखने पर बल देता है। बल देता है। इस सिद्धांत के अनुसार बालकों को पुस्तकों के बोझ से
नहीं लादना चाहिए, नहीं लादना चाहिए, बल्कि उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक अधिगम करने देना चाहिए, अधिगम करने देना चाहिए। इसके लिए शिक्षकों को विद्यालय में सेमिनार, परिचर्चा, कार्यशाला, ठीक है, सेमिनार, परिचर्चा, कार्यशाला, शैक्षिक भ्रमण आदि कार्यनीतियों का आयोजन करना चाहिए, ताकि बालक स्वयं अनुभव करके सीख सके, क्योंकि स्वयं अनुभव करके सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है। बात क्लियर? नाम से ही पता लग रहा है, मैंने कहा ना, अब छोटे छोटे सिद्धांत है लास्ट में, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत जितना बताती चली जा रही हूँ उतना आपको ध्यान रखना है। मैंने कहा काफ़ी है ये। कार्ल रैनसम रोजर्स जो कि एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे, मानवतावादी विचारक थे, और कार्ल रैनसम रोजर्स ने 2 प्रकार के अधिगम बताए हैं, है ना। अधिगम के 2 प्रकार, संज्ञानात्मक अधिगम और आनुभाविक अधिगम। संज्ञानात्मक अधिगम इसका आधार तो मान ज्ञान की प्राप्ति होता है, लेकिन आनुभाविक अधिगम की हम बात करें तो जैसा कि हम आनुभाविक अधिगम में पढ़ रहे हैं, आनुभाविक अधिगम ये कहता है कि अनुभव के द्वारा सीखा जाना चाहिए। तो ये सिद्धांत अनुभव द्वारा सीखने पर बल देता है। ये सिद्धांत पुस्तकों के बोझ, है ना, जो बच्चों के ऊपर पुस्तकों का बोझ लादा जाता है उसे नकारता है, कि बच्चों को पुस्तकों के बोझ से नहीं लादना चाहिए, बल्कि उन्हें स्वतंत्रता पूर्वक अधिगम करने देना चाहिए। विद्यालय में हम प्रतियोगिताओं का आयोजन करें, कार्यशालाओं का आयोजन करें, सेमिनार का आयोजन करें, परिचर्चाओं का आयोजन करें। बच्चों को आप लेकर जाओ शैक्षिक भ्रमण पर, देखेगा, सीखेगा, प्रत्यक्ष अनुभव ग्रहण करेगा, सीधे देखेगा और सीधे सीखेगा। और अनुभव करके सीखना कैसा सीखना होता है? स्थायी सीखना होता है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है किसमें? कार्ल रोजर्स अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। क्लियर? और अब केवल एक सिद्धांत बचा है, तो उसे भी हम पढ़ ही लेते हैं, मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत। हेडिंग डाल लीजिए। मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत। नीट हिरार्चिकल थ्योरी। लिखिए, मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत, नीट हिरार्चिकल थ्योरी। लिख लिया होगा, जल्दी से लिख लो।
ठीक है, आगे लिखो। मैस्लो ने यह सिद्धांत 1943 में, मैस्लो ने यह सिद्धांत 1943 में अपनी पुस्तक A Theory of Human Motivation, में अपनी पुस्तक A Theory of Human Motivation के अंतर्गत प्रस्तुत किया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखो। 1954 में अपनी पुस्तक मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, ठीक है, 1954 में अपनी पुस्तक मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी के अंतर्गत यह सिद्धांत पूर्ण रूप से सामने आया। पहले तो सिंपल 2 लाइन ध्यान रख लो आप। हम पढ़ने जा रहे हैं आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत, जो किसने दिया है? मैस्लो ने दिया है। मैस्लो भी मानवतावादी विचारक थे, ठीक है। मानवतावादी विचारक में 2 का नाम आएगा, कार्ल रोजर्स का और मैस्लो का। तो मैस्लो ने 1943 में कौन सी पुस्तक? अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, ठीक है, इसके अंतर्गत प्रस्तुत किया था ये सिद्धांत। और पूर्ण रूप से सामने कब आया? आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत। तो मैस्लो ने कितनी आवश्यकताएं बताई हैं? 5। मैस्लो ने कहा है कि 5 आवश्यकताओं के द्वारा व्यक्ति अधिगम करता है। कितनी आवश्यकताएं बताई है? 5 आवश्यकताएं बताई है, और उन 5 आवश्यकताओं को एक क्रम दिया है। 5 आवश्यकताओं के क्रम दिया है कि सबसे पहले कौन सी आवश्यकता होती है, उसके बाद कौन सी आवश्यकता होती है। तो नाम से पता लग रहा है, ये सिद्धांत भी बिल्कुल सिंपल है। इसमें सिंपली ध्यान रखेंगे कि मैस्लो ने 5 आवश्यकताओं, कितनी आवश्यकताएं बताइए? 5। मैस्लो का कहना है कि 5 आवश्यकताओं के द्वारा व्यक्ति अधिगम करता है, और उन 5 आवश्यकताओं को क्या दिया है? पद दिया है, क्रम दिया है। पहले कौन सी आवश्यकता आएगी, फिर कौन सी आएगी, और फिर कौन सी आएगी, ठीक है। लिखिए, मैस्लो के अनुसार 5 आवश्यकताएं, मैस्लो के अनुसार 5 आवश्यकताएं व्यक्ति को अधिगम करने के लिए प्रेरित करती हैं। अधिगम करने के लिए प्रेरित करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन लिखो। मैस्लो ने इन 5 आवश्यकताओं को निचले से ऊपरी स्तर पर क्रमिक रूप से प्रस्तुत किया है।
ठीक है, नेक्स्ट लाइन, इस सिद्धांत को आत्मसिद्धि का सिद्धांत, इस सिद्धांत को आत्मसिद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं। आत्मसिद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं। आत्मसिद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं। नेक्स्ट लाइन, इस सिद्धांत को पिरामिड के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इस सिद्धांत को पिरामिड के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, पहले इतनी बात क्लियर है बेटा? कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी चर्चा है। बस ये दो बातें मेन आपको ध्यान रख लेनी है कि सबसे पहले सिद्धांत प्रस्तुत कब किया गया बेटा? 1943 में प्रस्तुत किया गया। कौन सी पुस्तक? अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। ठीक है, ह्यूमन मोटिवेशन यानी कि प्राणी की जो अभिप्रेरणा है ना, उससे संबंधित सिद्धांत, अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। और 1954 में मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी, अभिप्रेरणा और व्यक्तित्व, मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी के अंतर्गत ये पूर्ण रूप से सामने आया। क्लियर? तो मैस्लो ने दिया आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत, कितनी आवश्यकताएं बताई है? 5 आवश्यकताएं बताई है और उन्हें पद दिया है, क्रम दिया है, निचले से ऊपरी स्तर पर क्रमिक रूप से प्रस्तुत किया है, निचले से ऊपरी स्तर पर। ठीक है, इस सिद्धांत को आत्मसिद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं क्योंकि सबसे ऊपर आत्मसिद्धि को रखा है और इसे पिरामिड के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, आगे लिखेंगे आप 5 आवश्यकताएं क्या बताई हैं। ठीक है, 5 आवश्यकताओं संबंधित बना लीजिए आप, एक बार पिरामिड बना लीजिए। पांच आवश्यकताएं, इस तरह बना लो इसे। ठीक है, सबसे पहले 1 2 3 4 एंड 5। क्लियर? सबसे पहले लिखो दैहिक कह दो या जैविक आवश्यकताएं। नंबर 2, सुरक्षा की आवश्यकता। नंबर 3, संबद्धता या कह दो स्नेह की आवश्यकता। ठीक है, नंबर 4, सम्मान की आवश्यकता। और नंबर 5, आत्मसिद्धि या कह दो आत्मानुभूति। आत्मानुभूति की आवश्यकता। ठीक है, ये 5 आवश्यकताएं बताइए। बिल्कुल बेटा, सबसे पहले व्यक्ति को आवश्यकता होती है दैहिक कह दो या जैविक, रोटी, कपड़ा और मकान। सबसे पहली आवश्यकता यही होती है। ठीक है, दैहिक आवश्यकता, रोटी, कपड़ा और मकान की तलाश में व्यक्ति आगे बढ़ता है, काफी कुछ जीवन में सीखता है। उसके बाद आती है सुरक्षा की आवश्यकता। हम सभी समाज में रहते हैं, तो समाज हमारी क्या करता है? सुरक्षा करता है। सुरक्षा की आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति चाहता है और सुरक्षा के लिए ही जीविकोपार्जन भी करता है। ठीक है, पैसा भी थोड़ा इकट्ठा करता है। क्यों? ताकि जीवन पूरी तरह से क्या रहे? सुरक्षित रहे। समाज में इसलिए रहता है क्योंकि उसका जीवन पूरी तरह से क्या रहे? सुरक्षित रहे। सुरक्षा की आवश्यकता के लिए व्यक्ति काफी कुछ अधिगम करता है। जब दैहिक आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, सुरक्षा की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, तो फिर आती है संबद्धता या स्नेह की आवश्यकता। प्रत्येक व्यक्ति जिसने भी जन्म लिया है वो व्यक्ति चाहता है कि उसे प्यार मिले, स्नेह मिले, स्नेह की आवश्यकता। और स्नेह की आवश्यकता व्यक्ति को काफी कुछ अधिगम करने के लिए प्रेरित करती है। बढ़ता जाता है व्यक्ति, फिर आती सम्मान की आवश्यकता। प्रत्येक व्यक्ति सम्मान चाहता है।
कि इस जीवन में आए हैं तो सम्मान तो मिलना ही चाहिए, और सम्मान वैसे ही नहीं मिल जाता है, सम्मान वैसे ही नहीं मिल जाता है। सम्मान प्राप्ति के लिए भी काफ़ी कुछ अधिगम की आवश्यकता होती है। ठीक, और उसके बाद आती है कौन सी आवश्यकता? आत्मसिद्धि, आत्मानुभूति की आवश्यकता। अंत में एक आवश्यकता होती है, ठीक है, कौन सी आवश्यकता? आत्मसिद्धि, आत्मानुभूति की आवश्यकता। अपने आप को फील करना, अपने आप को महसूस करना, अपने आप से बात करना। सिंपली आप तो ये 5 आवश्यकताएं आपको ध्यान रखनी, क्रम याद रखना है, निचले से ऊपरी स्तर पर किया है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि मैस्लो ने पहली आवश्यकता कौन सी बताई, तो पहली आवश्यकता बेटा कौन सी बताइए? देह। पूछ लिया जाए कुल कितनी आवश्यकताएं बताइए? 5। पूछ लिया जाए सर्वोच्च स्थान पर कौन सी आवश्यकता को रखा है, तो सर्वोच्च स्थान पर रखा है आत्मसिद्धि, आत्मानुभूति। जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो सारी बातें मैं आपको बता रही हूँ, क्रम यही ध्यान रखोगे। सबसे पहले दैहिक, उसके बाद सुरक्षा की आवश्यकता, नंबर 3 संबद्धता, नंबर 4 सम्मान, और नंबर 5 आत्मसिद्धि की आवश्यकता। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो निम्न स्तर की आवश्यकताएं कौन सी है? दैहिक और सुरक्षा की आवश्यकता। मध्य स्तर की आवश्यकता है ये, और उच्च स्तर की आवश्यकता है ये। ठीक है, ये उच्च स्तर की आवश्यकता है। स्तर कौन सा है? उच्च स्तर। उच्च स्तर की आवश्यकता है ये मध्य स्तर की आवश्यकताएं हैं। कौन से स्तर की बेटा? मध्य स्तर। ये मध्य स्तर की आवश्यकता है, और ये निम्न स्तर की आवश्यकता है। अगर स्तर की बात करें तो 3 स्तर हो गए, निम्न, मध्य और उच्च स्तर। ये व्यक्तिगत आवश्यकताएं होंगी, ये सामाजिक आवश्यकताएं होंगी, ये बौद्धिक आवश्यकताएं होंगी। ये वाली कौन सी आवश्यकताएं होंगी? ये व्यक्तिगत आवश्यकताएं होंगी। व्यक्तिगत, ये आवश्यकताओं को हम सामाजिक आवश्यकताओं के अंतर्गत रख सकते हैं, सामाजिक आवश्यकताएं। और ये कौन सी आवश्यकता होगी? बौद्धिक आवश्यकता। ये कौन सी आवश्यकता होगी? बौद्धिक। सिंपली ध्यान रखना है, सिंपली ध्यान रखना है, यहाँ बहुत गहराई में जाने की कतई आवश्यकता नहीं। नाम ध्यान रखना, आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत किसने दिया? मैस्लो ने। कितने आवश्यकताएं बताई? 5। कितने आवश्यकताएं बताई? 5। आत्मसिद्धि का सिद्धांत भी क्या इसे कहते हैं? बिल्कुल। आत्मसिद्धि कौन सी आवश्यकता है? सबसे उच्च स्तर की आवश्यकता है। सबसे पहले कौन सी आवश्यकता बताई है? दैहिक आवश्यकता बताई है। पिरामिड के रूप में प्रस्तुत किया गया है इन आवश्यकताओं को। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, और इसी बात के साथ हमारे 13 सिद्धांत कंप्लीट होते हैं बेटा। कितने सिद्धांत? 13 सिद्धांत। अब देखो, अब हमें करना क्या है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अगर अधिगम के सिद्धांतों को मुख्य रूप से बांटे तो कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में, व्यवहारात्मक सिद्धांत और संज्ञानात्मक सिद्धांत। हमने जो ये 13 सिद्धांत पढ़े हैं, अब आपको ये जानना है कि व्यवहारात्मक सिद्धांत इनमें से कौन कौन से हैं, या व्यवहारवादी सिद्धांत कौन कौन से हैं, और संज्ञानवादी सिद्धांत कौन कौन से हैं। व्यवहारात्मक की श्रेणी में कौन कौन से सिद्धांत आते हैं, संज्ञानात्मक की श्रेणी में कौन कौन से सिद्धांत आते हैं। तो अगर हम बात करें कि अधिगम के सिद्धांतों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है, तो 2, व्यवहारात्मक सिद्धांत और संज्ञानात्मक सिद्धांत। अब व्यवहारात्मक सिद्धांत और संज्ञानात्मक सिद्धांत में अंतर क्या है? क्या अंतर है दोनों में? तो पहले तो आपको 13 सिद्धांतों को बहुत अच्छे से कर लेना है तैयार, बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। बिल्कुल 13 सिद्धांत कौन कौन से पढ़े हैं, वापस एक बार रिवाइज कर लीजिए। कौन कौन से सिद्धांत पढ़े हैं आपने? देखो इधर, कौन कौन से सिद्धांत पढ़े हैं भाई? नंबर 1 थॉर्नडाइक, नंबर 2 पावलोव, नंबर 3 स्किनर, नंबर 4 बताओ गेस्टाल्ट, नंबर 5 अल्बर्ट बांडुरा, नंबर 6 क्लार्क हल। यही पढ़ा है नंबर 6 क्लार्क हल। क्लियर? चलो नंबर 7 निर्मितवाद, यही पढ़ा था निर्मितवाद। ठीक, निर्मितवाद यानी जेरोम ब्रूनर लिखते हैं हम यहाँ पे, जेरोम ब्रूनर, जेरोम ब्रूनर। फिर किसको पढ़ा? नंबर 8 आसुबेल, आसुबेल। नंबर 9 कोटलेविन। ठीक है, नंबर 9 कोटलेविन। नंबर 10 टॉलमेन। नंबर 11 गुथरी। नंबर 12
कार्ल रोजर्स। नंबर 13 मैस्लो। ये सिद्धांत पढ़े हैं पूरे हमने, 13 सिद्धांत। मेरा वापस कहना है कि आप एक बार इन 13 की 13 सिद्धांतों को और रिवाइज कर लो। एक लाइन ज़्यादा मत पढ़ना, जितना बताया है उतना बहुत अच्छे से आत्मसात कर लो बच्चों। ये 13 सिद्धांत। अब हम आगे ये बात करेंगे कि अधिगम के सिद्धांतों को 2 भागों में बांटा गया है, व्यवहारात्मक सिद्धांत और संज्ञानात्मक सिद्धांत। व्यवहारात्मक सिद्धांत किसे कहते हैं, संज्ञानात्मक सिद्धांत किसे कहते हैं, अब बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। क्यों समझ में आएगा? क्योंकि आप इन सिद्धांतों को पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप इन सिद्धांतों को पढ़ चुके हैं। थोड़ा आइडिया आप लगाकर मुझे बताइए कि व्यवहारात्मक के अंतर्गत हम किस किस को रख सकते हैं, किस किस को रख सकते हैं। डिटेल में तो मैं बाद में बताऊंगी आपको। सिंपली बताइए कि व्यवहारात्मक के अंतर्गत अगर हम रखना चाहें तो किस किस को रख सकते हैं। बिल्कुल, व्यवहारवादी, 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 यही है व्यवहारवादी। थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, क्लार्क हल, गुथरी। क्यों? क्योंकि इन सभी में उद्दीपक और अनुक्रिया की बात होती है। ठीक है, व्यवहारवादी में उद्दीपक, अनुक्रिया, पुनर्बलन, अभ्यास, इनकी बातें होती हैं भाई। जबकि संज्ञानात्मक में तो ज्ञान, प्रत्यक्षीकरण, निरीक्षण, समस्या समाधान, सूझबूझ, इनकी बातें होती है किसमें? संज्ञानात्मक में। तो व्यवहारवादी में मुख्य रूप से पुनर्बलन, अभ्यास, उद्दीपक, अनुक्रिया की बात होती है। थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, क्लार्क, गुथरी इसी में आते हैं। तो ये डिटेल चर्चा बिल्कुल मैं आपको बताऊंगी, बिल्कुल मैं आपको डिटेल चर्चा बताने वाली हूं। तो बताओ, आज ही बता दूं या कल बताऊं? बताइए आप मुझे। पहले आप 13 सिद्धांतों को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, कि मैं जैसे अगर आपसे प्रश्न पूछूं तो आप नंबर बताते जाना। चलो पहले मैं प्रश्न पूछ रही हूं और आप मुझे क्या बताएंगे? आप मुझे नंबर बताते चले जाएंगे। क्लियर है? चलिए बताइए, प्रतीकों की बात किसने की है? प्रतीकों की बात किसने की है बेटा? टॉलमैन ने। गुड, टॉलमैन ने किसकी बात की है? प्रतीकों की बात की है। वेक्टर्स एंड वैलेंसेस की बात किसने की है? बिल्कुल पता होना चाहिए। वेक्टर्स वैलेंसेस की बात किसने की है? कोट लेविन ने की है। 5 आवश्यकताएं किसने बताई है? 5 आवश्यकताएं मैस्लो ने बताई है। अर्थपूर्ण अधिगम की बात किसने की है? अर्थपूर्ण अधिगम की बात आसुबेल ने की है। अर्थपूर्ण अधिगम की बात किसने की है? आसुबेल ने की है। आगमनात्मक तरीके से सीखने की बात किसने की है? जेरोम ब्रूनर ने की है। ठीक है, भाषा को सीखने के लिए उपयोगी सिद्धांत, भाषा की बात करते हैं कौन? पावलोव। जब भी बच्चा उचित अनुक्रिया करे उसे पुनर्बलन देना चाहिए, ये बात कौन करते हैं? स्किनर। ये बात कौन करते हैं? स्किनर। पुनर्बलन का सिद्धांत देने वाले कौन है? क्लार्क हल। ठीक है, पुनर्बलन का सिद्धांत देने वाले कौन है? क्लार्क हल। बालक जो है उद्दीपक को देखकर नहीं सीखता। बालक सीखता कब है? जब उसे आवश्यकता होती है तो वो सीखता है। जब इस तरह से बात बने तो आवश्यकता होती तो वो सीखता है। क्लार्क हल। ठीक है, मेन रूप से 5 आवश्यकताओं की बात है कि व्यक्ति 5 आवश्यकताओं से सीखता है। तो आप जाएंगे किस पर? मैस्लो पर। ठीक है, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र किसने दिया? डेफिनेटली किसने दिया? गेस्टाल्ट ने दिया। बालक देखकर और सुनकर सीखता है, ये बात करने वाले कौन है? बांडुरा है। बालक यांत्रिक तरीके से सीखता है। एग्जैक्टली एक बात पूछी जाए, यांत्रिक तरीके से सीखता है तो आंसर क्या देंगे? पावलोव। यांत्रिक तरीके से सीखता है पावलोव। अभ्यास की बात आए तो थॉर्नडाइक पे जाएंगे। निरंतर प्रयास के द्वारा सीखता है तो किस पर जाएंगे? थॉर्नडाइक पे जाएंगे। ठीक है, पूर्णाकार वाली बात आए, पाठ्यक्रम की बात आए तो किस पर जाएंगे? गेस्टाल्ट पर जाएंगे। ठीक है, किस पर जाएंगे? गेस्टाल्ट पर जाएंगे। बोबोडोल स्टडीज किसके द्वारा की गई? बांडुरा के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? बांडुरा के द्वारा की गई। चूहों पर प्रयोग किया, ग्रुप ए और ग्रुप बी में बांट दिया। 2 ग्रुपों में बांट दिया, ए और बी। ये बात किसने करी थी? किसने करी थी ये बात? टॉलमैन ने करी थी भाई। ठीक है, पीटर वाली बात और खरगोश वाली बात किसने करी थी? गुथरी ने करी थी। पीटर और खरगोश वाली बात किसने करी थी? गुथरी ने करी थी। बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से आपको पूरी चर्चा ध्यान रखनी है। इतनी चर्चा को बिल्कुल रेडी करो, तैयार करो। ठीक है, हम मिलते हैं कल इसी समय पर। ठीक है बेटा, अच्छे से ये तैयार करना ताकि आगे की चर्चा आपके लिए बिल्कुल सरल हो जाए। क्लियर? ठीक है,
ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।